नमस्कार, आपके शहरों की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले बात राजधानी की, जहां लखनऊ में चल रहे आईएएस वीक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हिस्सा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास एक ऐसा अधिकारी है जिसकी घूस लेते क्लिप उनके पास है। आईएएस अधिकारियों के कामकाज पर उनकी पैनी नजरें हैं। साथ ही अखिलेश ने दावा किया कि अगले 2 सालों में उनकी सरकार इतने काम कर लेगी जिनसे साफ हो जाएगा कि विकास ही उनकी सरकार का एजेंडा है। कार्यक्रम के दौरान गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया। पूरा प्रेजेंटेशन 20 स्लाइड्स में दिखाया गया। इसमें कानून व्यवस्था में डीएम की भूमिका, अपराध नियंत्रण की कार्य योजना, जेल प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल थे। वहीं डीजीपी ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील होने की भी सलाह दी है। वहीं डीजीपी एके जैन ने जी संगम से हुई बातचीत में प्रशासनिक सुधारों पर हुए मंथन के बारे में जानकारी दी। हमारे साथ खुद यूपी के डीजीपी एके जैन साहब हैं। सर, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे आज की कॉन्फ्रेंस के और किन किन बातों को उठाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट निर्देश दिए कि जन शिकायतों का निस्तारण टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। उनके पास कम से कम शिकायतें आनी चाहिए और जो भी मुख्यमंत्री कार्यालय के संदर्भ हों उनमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, किसी प्रकार की भी उसमें ढिलाई न की जाए। दूसरा उनका यह था कि ऑफिसर्स अपना समय से ऑफिस में बैठें, सांप्रदायिक सद्भाव हर कीमत पे बनाए रखा जाए। इसी तरह के निर्देश अपना चीफ सेक्रेटरी और अन्य अधिकारियों ने भी दिए। मैंने भी अपनी तरफ से अनुरोध किया है, हमने भी निर्देश कल दे दिए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ अपने अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मिलकर सामंजस्य बनाकर बहुत अच्छा कार्य करें। जहां पर भूमि विवाद हैं उनका निस्तारण टॉप प्रायोरिटी पे कराएं, जिससे कि जो बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, मर्डर्स हो जाते हैं, फौजदारी हो जाती है, इनमें बहुत कमी आएगी। कल मेरी 2-2.5 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। मैंने कहा है कि हर एसओ से इसमें बात करके एक लिस्ट बनवा ली जाए और संयुक्त रूप से ज्वाइंट टीम्स चली जाएं, पुलिस की और रेवेन्यू की, और ऑन स्पॉट वहीं पर निस्तारण हो जाए। यही निर्देश चीफ सेक्रेटरी साहब ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने भी दिए हैं। तो बाकी जो भी सांप्रदायिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें भी बात की गई कि पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट सब साथ साथ मौके पर तत्काल पहुंच जाएंगे तो उसका बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, डबल स्ट्रेंथ रहती है और तुरंत उसमें एक्शन होता है। इसी प्रकार कच्ची शराब जो खिंचती है, बिकती है, उसमें प्रशासन, पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीमें बनाकर रेड्स की जाएं, जिससे जो लखनऊ का इंसिडेंट हुआ है इसका रिपीटिशन प्रदेश में कहीं ना होने पाए। अधिकारी स्पॉट पे जाएं, ये एक सवाल हमेशा से उठता रहा है, क्या इसको लेकर भी कोई बात हुई है? सब कहा गया है। सीनियर मोस्ट ऑफिसर हर काम छोड़कर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने वाले मौकों पे तुरंत जाएं। सर, तमाम आईएएस अधिकारी आए हुए हैं आईएएस वीक में, तो आपको लगता है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को एक साथ तालमेल की जो बात आती है वो भी? नहीं, तालमेल है, प्रदेश में बहुत अच्छा तालमेल है। कहीं इक्का दुक्का कोई बात होती है तो उसको सीनियर ऑफिसर्स बैठ के सब रिजॉल्व कर देते हैं। कैमरामैन रजन के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं मुख्यमंत्री ने संस्कृत स्कूलों का शिलान्यास किया। प्रदेश सरकार सूबे में कई जगहों पर संस्कृत स्कूल बनवा रही है। इसका शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री। बीएसपी प्रमुख मायावती ने वहीं अपने आगे की रणनीति पर बात की। सांगठनिक बदलाव पर वो फोकस दे रही है और इस बहाने उन्होंने सियासत की बात भी की। मोदी सरकार यूपी सरकार पर हमला बोला, आरोप लगाया कि बीजेपी सभी राज्यों में सत्ता हथियाना चाहती है जनता को, लेकिन हवाई बातों पर यकीन नहीं है। मायावती ने कहा कि दिल्ली में हार से बीजेपी ने सबक नहीं लिया है, वो बिहार में लगातार राजनीतिक साजिश कर रही है। मायावती ने केंद्र और यूपी सरकार पर दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया और ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यूपी सरकार को बचा रही है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज व्याप्त है उसकी अनदेखी कर रही है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में बदहाली के लिए केंद्र भी बराबर की जिम्मेदार है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य है नहीं। 15 फरवरी वो डेट है जब पदाधिकारियों के साथ मायावती की बैठक है। सांगठनिक बदलाव पर चर्चा के लिए बैठक में विधानसभा स्तर के जितने भी पदाधिकारी होंगे, कोऑर्डिनेटर, जोनल होंगे, वो शामिल होंगे। अभी संपन्न हुए दिल्ली में विधानसभा के लिए हुए आम चुनाव का सवाल है, तो इस संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का ये अप्रत्याशित व अभूतपूर्व परिणाम
खासकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार और उसके मुखिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विफलताओं को काफी हद तक दर्शाने वाला रहा। अभी भी अपने पुराने तौर तरीकों पर ही चलते हुए न केवल झारखंड राज्य में विधायकों को अपनी तरफ तोड़ लिया है, बल्कि बिहार में भी वह अनेकों प्रकार के षड्यंत्र करके सीधे तौर पर या फिर अंत में राष्ट्रपति शासन के माध्यम से सत्ता हथियाने में लगी हुई है, ताकि कुछ समय के बाद यहाँ होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वह इसका चुनावी लाभ उठा सके। जिस प्रकार से अनेकों प्रकार के हथकंडों आदि के माध्यम से अपनी पार्टी की सदस्यता को बढ़ा चढ़ाकर एक बड़ी जनाधार वाली राजनीतिक पार्टी कहलाने की ललक में, वह हवस में, वह ज्यादा से ज्यादा राज्यों में सत्ता किसी न किसी प्रकार से हथियाने की होड़ में लगी हुई है। उससे भाजपा को कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि इसका सीधा नुकसान भुगतने के लिए भाजपा को अख्तियार रहना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू तेजी से पैर पसारता जा रहा है। शहर में स्वाइन फ्लू से बीमार लोगों की तादाद बढ़कर अब 58 हो चुकी है। दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जो इस काम में लगे हुए हेल्थ वर्कर्स, उनके वैक्सीनेशन की भी सुविधा हमें दे रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी हम लोग दवाई और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से दिया जा रहा है। तो हम लोग का प्रयास है कि किसी को न हो, लेकिन ये अन्य प्रदेशों से भी बहुत सारा इन्फेक्शन आ रहा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और यूपी इलेक्शन वॉच का राज्य स्तरीय सम्मेलन आज लखनऊ में आयोजन इसका हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एपी सेन एडिटोरियम में कार्यक्रम में चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ एडीआर इलेक्शन वॉच के प्रतिनिधि रहे। सम्मेलन के दौरान चुनाव सुधार में नागरिक सम्मान की भूमिका पर चर्चा हुई। हालांकि लोगों ने माना कि चुनाव प्रणाली में लंबे समय में बदलाव हुए हैं। वो बहुत ज्वलंत विषय है कि चुनाव सुधारों में नागरिक समाज की भूमिका। ऑर्डिनरली ये होता है कि जहां भी भूमिका की बात होती है तो भीतर से ये होता है भूमिका तो दूसरों की होती है, मेरे लिए और लोग काम कर रहे हैं। जबकि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में, क्योंकि नागरिक के लिए ही पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, तो इसलिए उसका वो लाभार्थी है, उसका अल्टीमेट लाभार्थी है, ये हानि उठाने वाला भी है। तो इसलिए उसकी भूमिका तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते फैजाबाद में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। यहाँ पर कुल 93 लाख की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। ये ट्रॉमा सेंटर दर्शन नगर में बना है, मगर अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। इस वजह से इलाके के मरीजों को डॉक्टर्स लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजने को मजबूर हैं। वहीं स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के मुताबिक अभी भी शासन से और बजट की मांग की गई है, जिसके बाद ट्रॉमा सेंटर शुरू हो पाएगा। इसके अलावा स्टाफ, उपकरणों की मांग की गई है। मानव संसाधन मांगा गया है, वो भी मानव संसाधन नहीं मिल पाया है, और उपकरण के लिए भी बजट मांगा गया है। बजट प्राप्त होते ही उपकरण खरीद के उसको चालू किया जाएगा। आगे बढ़ते बाराबंकी में इनोवा ड्राइवर की हत्या और लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की। इनके पास से इनोवा गाड़ी, असलहे, कारतूस, मोबाइल फोन और 3000 कैश मिला है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई टाटा इंडिको गाड़ी भी बरामद की है। 27 जनवरी को इन तीनों ने लूट के इरादे से इनोवा को किराए पर रखा था और मौका देकर ड्राइवर की हत्या कर ये फरार हो गए थे। 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है और ये बात प्रकाश में आई है कि ये पूरा जो है घटना हुई है, ये इनोवा लूटने के लिए हुई थी और उसको लड़के को मार दिया गया। इसको देवा क्षेत्र में मारा गया है। ये इनोवा जो है बलरामपुर से बुक कराई गई थी और ये तीनों अपराधी जो हैं 2 रहने वाले हैं
बनारस के और एक रहने वाले हैं गाजीपुर के। तो इन तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। बल्लापुर से गाड़ी बुक कराया सर। हाँ। बल्लापुर से हम देवीपाटन गए सर। देवीपाटन से हम लोग वापस पीटिया होते हुए गोंडा है। गोंडा से हमने इस्लाम को लिया सर। इस्लाम संजय इस्माइल, फिर वापस गोंडा से लखनऊ गए थे। लखनऊ से वापस होते हुए हम लोग देवा शरीफ की तरफ मुड़े सर। ड्राइवर ने बोला कि ये शॉर्टकट रास्ता है, जल्दी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर पुरिया की तरफ से गाड़ी नहर की तरफ मुड़वा दी है। फिर वहाँ पर लैट्रिन के बहाने रुके, वहाँ पर उसको शूट कर दिया। कब निकले हुए थे घर से? 28 तारीख को। 28 को सूचना कब मिली आपको? सूचना हमको 29 को सुबह मिली। मोबाइल बंद हो गया तो मालूम हो गया, भागा जाती रही है। ये कौन लोग हो? क्या किसी तरह का कोई नहीं मालूम? वहीं प्रतापगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही में सड़क हादसा हो गया, जिसमें आधा दर्जन बच्चे और कुछ लोग घायल हुए हैं। दरअसल यहां पर कई दिनों से पोल पर लटके बिजली के तारों में अचानक 11,000 वोल्टेज का करंट आने से आग लग गई थी। इस वजह से स्कूल जा रहे बच्चे यहां वहां भागने लग गए। इस बीच एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इसकी चपेट में आने से आधा दर्जन बच्चे यात्री घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से इनको जो घायल लोग हैं उनको इलाहाबाद रेफर कर दिया गया है। टेम्पू पलटी, उसमें बच्चा भी आ गया है टेम्पू के चक्कर में, और 3 बच्चे शायद घायल हुए हैं और 2 लोग बहुत ही सीरियस हैं। इतनी देर से 108 नंबर को बार बार कॉलिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि 108 कहाँ है। लखनऊ की लाइफलाइन माने जाने वाली गोमती नदी 2016 में लंदन की थेम्स नदी की तरह दिखाई देगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार रिवर चैनलाइजेशन परियोजना के तहत लखनऊ में गोमती नदी को पूरी तरीके से बदलने में लग गई है। फिलहाल नदी की साफ सफाई, पानी बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए नदी में जेसीबी मशीनें, कच्चा बांध बनाना, नदी के पानी को मोड़ने का कार्य जारी है। मुख्य सचिव आलोक रंजन के मुताबिक गोमती नदी में शारदा नदी को जोड़कर पानी बढ़ाया जाएगा। पहले फेज में पक्का पुल से लामार्ट तक नदी का सौंदर्यीकरण होगा, जिसमें 600 करोड़ का खर्चा आएगा। साथ ही नदी में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा वाटर टैक्सियां चलाई जाएंगी तो नदी के दोनों किनारों पर साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक्स और गार्डन विकसित होंगे। इस मुद्दे पर सियासत भी जारी है। बीजेपी ने गोमती के बदलाव की मुहिम की तारीफ तो की है, मगर इसे मोदी के नदी मंत्रालय की सीख बताया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ये विजन था कि गोमती को सफाई किया जाए। उसकी न केवल सफाई की जाए, पर साथ साथ जो है उसमें उसको चैनलाइज भी किया जाए, और चैनलाइज करके उसके जो तट है उसका सुंदरीकरण भी किया जाए। ये पूरा प्रोजेक्ट सब इसको मिला के है। तो पहले तो यह गोमती की नदी का पानी को जो है बराज को उसको धीरे धीरे खोल के उसको खाली किया जा रहा है, और एक जगह पॉन्डिंग की जा रही है। ठीक है, एक तो जो इम्पोर्टेंट अभी जो काम चल रहा है, ये लेवल हमको मेंटेन करना है पीने के पानी के लिए, और जितना एक्स्ट्रा वाटर है वो इससे हम जो है अपने जो है स्लूइस से जो है पास करेंगे, जो है वीएफ से, जो है जिससे कि लोगों को पीने का पानी भी मिलता रहे, और आगे जो है साफ सफाई का हमारा काम जो है वो जारी रहेगा। आपने इसका एक बड़ा यूनिक नाम बताया था, क्या कहा जाएगा, उसके तहत क्या होने वाला? रिवर चैनलाइजेशन। बीच में हम रिवर को चैनलाइज करेंगे, उसके साइड में जो हमको जो जमीन मिलेगी वहाँ पे जो है वॉकिंग स्ट्रीट, उस तरह से जो उसको डेवलप करेंगे। के भी सत्य प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए। जहां तक वाटर टैक्सी का सवाल है, इलाहाबाद से लेकर हावड़ा तक जल परिवहन को शुरू करने की घोषणा माननीय नितिन गडकरी, केंद्रीय भूतल एवं जहाजरानी मंत्री द्वारा की जा चुकी है, और उस पर उनका प्रयास भी चालू हो गया है। जहां तक गंगा के सफाई अभियान से संबंधित भारत सरकार के प्रयासों का है, भगीरथ इस देश में, इस धरती पर गंगा को लाए थे बरसों की तपस्या के बाद। उस लाई गंगा को मानव सभ्यता ने प्रदूषित किया है, तो उसको शुद्ध करने के लिए आज के युग की तपस्या यानी आवश्यक तैयारियां चल रही हैं, और जिस दिन ये तपस्या प्रारंभ होकर समाप्त होगी, उस दिन से सफाई जब प्रारंभ होगी तो उसका परिणाम जल्दी आएगा।
इसी के साथ यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जाते जाते औरैया की खबर का रुक करते हैं। सिरकटी महिला का शव नहर में मिला है, लेकिन थाना विवाद की वजह से पुलिस शव को निकाल ही नहीं पाई है। अजीतमल अयाना थाना क्षेत्र के बीच सेना विवाद इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। अजीतमल कोतवाली के मुरादगंज के पास का ये पूरा मामला है। पुलिस कार्रवाई करने की वजह तफ्तीश करने की बजाय महिला का जो शव नहर से मिला वो निकाल इसलिए नहीं रही क्योंकि थाना विवाद की वजह से वो उलझी हुई है। एक सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि थाना विवाद में पुलिस उलझ जाती है और किसी की जान जा चुकी है। यहाँ तो किसी की जब जान जा चुकी है तो उसको भी पुलिस थाना विवाद के चलते नहीं निकाल पा रही है। और ये से खबर आ रही है। वाराणसी के सारनाथ में पुरातत्व विभाग की तरफ से हो रही गिट्टी बालू टेंडर प्रक्रिया के दौरान दबंगों ने फायरिंग कर दी है। इसमें एक शख्स घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने गोली चलाने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं वाराणसी में गंगा के प्रदूषण पर जस्टिस गिरधर मालविया ने कहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह शहर के सीवर है। उन्होंने कहा कि नदियों को साफ करने के मामले में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार केंद्र के मुकाबले ज्यादा सक्षम है क्योंकि हमारा संविधान इस मामले में राज्यों को ज्यादा अधिकार देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगता है कि चुनाव लड़ने से पहले नरेंद्र मोदी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गंगा की सफाई के मुद्दे पर लाचार दिख रही है। जस्टिस मालविया ने यह भी कहा कि गंगा का पानी तो कानपुर में ही रुक जाता है, वाराणसी में तो सिर्फ औद्योगिक कचरा और सीवर का पानी है। वहीं आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल में ऑपरेशन के लिए पैसे लेने का आरोप है। आरोप है कि प्रसव के लिए आई महिला ने 500 से 1500 रुपए उनसे लिए जाते। सीएमएस ने भी पैसों की उगाही की बात स्वीकार की। आश्चर्य की बात यह कि लाखों सरकारी दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश में धन उगाही का यह वाकया रुक नहीं रहा है, जबकि पूर्वांचल का सबसे बड़ा महिला अस्पताल है। मैंने 4-5 हजार रही है, 500 रुपया दे रही मैंने कई जगह रही है तो क्या करे। 1500 टोटल लगा और उसके बाद जो मतलब दवाई वाई थोड़ी बहुत यहाँ से मिल जाती है। दवाई तो जैसे जुकाम हुआ और कुछ हुआ तो दवाई बाहर से भी डॉक्टर ने लिखा है। हमारे यहाँ तो फिर अभी इन्होंने 1500 दिए है, बाकी सब जो अलग अलग घर से जिससे जो बनता होगा वो उतना देता है। देते सारे पेशेंट्स है। ये मेरे भी संज्ञान में आया है, लेकिन मैंने रिटर्न मौखिक रूप से मीटिंग बुला के सिस्टर्स को, डॉक्टर्स को, क्लास 4 एम्प्लॉयज को मैंने सबको बताया है कि ये आदतें आप लोग छोड़ दीजिए और आपकी सरकारी अस्पताल है, पैसा लेने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी आदत नहीं छोड़ पा रहे, ये भी हमें मालूम है। लेकिन मैंने मरीजों से बहुत बार कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम है मुझे रिटर्न दो, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। अदरवाइज सिस्टर बोलेंगे आप मेरे पीछे पड़ेंगे, डॉक्टर बोलेंगे आप मेरे पीछे पड़े। लेकिन जब तक मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलता और कोई रिटर्न हमें मिलता नहीं, अगर रिटर्न मिले तब तो मैं आगे कुछ कार्रवाई कर सकती हूँ। आजमगढ़ में जी संगम की खबर का असर हुआ है। प्रभारी डीएम ने निजी स्कूल रत्ना पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्कूल को सील कर पूरे मामले की जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई है। वहीं रिपोर्ट आने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा जताया गया है। यहाँ आपको बता दें कि निजी स्कूल का प्रबंधक बच्चों को गाली देना सिखा रहा था और इस मामले को जी संगम में प्रमुखता से उठाया था, जिसका असर देखने को मिला। पत्रकार लोग थैंक यू, मेरा काम हो गया। देश जान गया कि मैं गाली देता हूँ, बस मैं यही चाह रहा था भाई। और जेल तो मेरा घर है, मेरे बच्चे। लेकिन दीपू 12 बजे तक बेटा गोली मरवाऊंगा तुमको, 12 बजे। शिक्षण संस्था के प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति के द्वारा अमर्यादित भाषा बच्चों के बीच में की जा रही थी। इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से उसके विरुद्ध FIR दर्ज करा दिया गया है तथा उस संस्था को सील कर दिया गया है और पूरे प्रकरण की गहनता से पड़ताल करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है और वो जांच में लग गए हैं।